गुड मॉर्निंग क्लास। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आवर सिविक्स चैप्टर 1। इससे पहले मैंने आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का एंड इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया। अब हिस्ट्री और सिविक्स का आपका चैप्टर 1 बचा है। आपको जैसे पता ही है पीरियोडिक टेस्ट में हमारे 4 चैप्टर्स आएंगे, हिस्ट्री चैप्टर 1, सिविक्स चैप्टर 1, ज्योग्राफी चैप्टर 1 एंड इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। तो बाकी 2 चैप्टर्स हो गए। आज हम सिविक्स के चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। सिविक्स का चैप्टर 1 हमारा क्या है? हेडिंग पार्ट शेयरिंग। तो सिविक्स का चैप्टर 1 का हेडिंग क्या है हमारा? पार्ट शेयरिंग। तो चैप्टर के नेम से आप क्या समझ रहे हो? एक पार्ट जो कि शेयर्ड हो। तो वे पार्ट क्या होती है? जैसे किसी के पास कोई अथॉरिटी हो गई, किसी के पास कोई हायर पोस्ट हो गया, उसके पास कोई जो अथॉरिटी होती है उससे हम पार कहते हैं। कोई गवर्नमेंट है, उसके पास पार है। तो ये जब पार शेयर्ड हो जाए उससे हम पार शेयरिंग कहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप पार शेयरिंग का बेस्ट एग्जांपल ले इंडिया, क्योंकि हम देख सकते हैं इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग लेवल्स में होती है। जो गवर्नमेंट की पार है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर्ड होती है, डिफरेंट लेवल्स में शेयर्ड होती हैं। तो जब ऐसे होता है तो उसे हम पार शेयरिंग कहते हैं। तो पार शेयरिंग आपको क्लियर हो गया? पार शेयरिंग किसे कहते हैं? जब पार जो होती है वो डिवाइड हो जाए या वो पार शेयर हो जाए तो उसे हम पार शेयरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर हम बिगिन करेंगे। इस चैप्टर में आप मेनली 2 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे, जिसमें आप देखोगे पार शेयरिंग ना होने की वजह से लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो यहाँ पे आप 2 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इन 2 कंट्रीज़ में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन था, क्या लोगों की मजबूरियाँ थी या लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। क्या आपको लगता है ये जो 2 कंट्रीज़ अगर हम सोचें हमारे पास पार शेयर नहीं होती तो क्या हमारी कंट्री अच्छे से वर्क कर पाती? नहीं कर पाती, क्योंकि पार शेयरिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर पार शेयर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं कंट्री जो है वो स्मूथली रन नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका 2 कंडीशंस हम पढ़ेंगे, इनके साथ हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार शेयरिंग पे बेल्जियम की कंडीशन। तो यहाँ पे पेज नंबर 2 पे आप आइए। मेनली हम पेज नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 आपको रीड करना है। पेज नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम एक कंट्री थी जो कि यूरोप में थी। यूरोप की एक छोटी कंट्री थी बेल्जियम, और इसकी जो पॉपुलर एरिया था हम कह लें वो एरिया हरियाणा के, इंडिया के हरियाणा स्टेट से भी कम था। पॉपुलेशन भी हरियाणा से लगभग 1/4 या बहुत ही कम थी। हम कंपेयर करें अगर हरियाणा से तो ये बहुत ही छोटी कंट्री और बहुत ही कम पॉपुलेशन के साथ थी। अब यहाँ पे आपका जो सेकेंड लाइन है, इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इस लाइन को आप मार्क कर लीजिए क्योंकि ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये करेक्शन करने के लिए 1 नंबर पे ही करेक्शन करने के लिए ये लाइन आती है। जैसे कि आपको हो सकता है दे दे कि जैसे यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं बॉर्डर्स विद फ्रांस, फ्रांस की जो हो सकता है आपको यूरोप दे दें और आपको इससे करेक्ट कर कर लिखना हो, तो इस लाइन को आप मार्क करके रखेंगे। ये लाइन काफ़ी बार पूछी गई है। तो भी यहाँ पे एक और वर्ड इस पैराग्राफ में 5th लाइन में एथनिक। एथनिक का मतलब क्या होता है? एथनिक का मतलब क्या होता है? जो डिफरेंस है, जो हमारे कल्चर्स में डिफरेंस है, इसका मतलब होता है एथनिक। जैसे हम देखते हैं हमारी जो कल्चर है इंडिया में, अगर हम देखें लोग अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग खाना है, फूड, ये सब कुछ जो डिफरेंसेस हैं ये सब कुछ हमारे एथनिक में आ जाता है, डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। तो फिर इन 2 कंट्रियों में हम देखें जो कल्चर्स हैं, जो ट्रेडिशन है, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पे हम मेनली सीधे से हम सिचुएशन समझते हैं 2 कंट्रीज़ की। मैंने आपको कहा इस चैप्टर में हम बात करेंगे, तो हम सबसे पहले बेल्जियम की सिचुएशन को देखते हैं। बेल्जियम में क्या था? तो यहाँ पे मेनली मैं आपको बता दूँ, बेल्जियम हो गया। बेल्जियम की फिर हम कैपिटल सिटी पढ़ेंगे ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल सिटी क्या होगी? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स और बेल्जियम में हम 2 तरीके की कम्युनिटीज़ पाएंगे। लैंग्वेज बेसिस में 2 कम्युनिटीज़ थी यहाँ पे, फ्रेंच एंड डच। तो हम देखें जो बेल्जियम में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वही ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, और जो ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी थी वो बेल्जियम में माइनॉरिटी थी। तो इस बात को आप देखोगे तो हम इसका डेटा लिख लेते हैं बेल्जियम और ब्रुसेल्स का, जिससे आप खुद देख सकते हो। तो बेल्जियम में क्या था? 59% जो थे वो क्या बोलते थे? 59% पॉपुलेशन हमारी फ्लेमिश रीजन में रहती थी और डच बोलती थी,
और उसके बाद हमने पढ़ा कि रिमेनिंग 40% जो थी, 40% पॉपुलेशन कहाँ पे रहती थी, वलोनिया रीजन पे रहती थी, और ये क्या बोलती थी, ये फ्रेंच बोलती थी, और 1% जो होगा वो क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे। तो ये कंडीशन आपने देखा बेल्जियम की। अगर हम ब्रूसलेस की कंडीशन की बात करें तो ब्रूसलेस की कंडीशन जस्ट अपोजिट थी। अब यहाँ क्या था, 80% जो लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% जो लोग थे वो क्या बोलते थे, डच। कंडीशन आपको दिख गई। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रही थी, यहाँ पे ये हो रहा था कि बेल्जियम और ब्रूसलेस एक दूसरे की कैपिटल, ब्रूसलेस जो था वो बेल्जियम का कैपिटल सिटी था, लेकिन बेल्जियम में हमने देखा डच स्पीकिंग वाले मेजॉरिटी में थे। मेजॉरिटी क्या होती है, मेजॉरिटी रिलीजन या मेजॉरिटी लिंग्विस्टिक ग्रुप का मतलब ये रहता है कि वो ग्रुप सबसे हाईएस्ट नंबर में होता है पॉपुलेशन में। जैसे बेल्जियम में हमने देखा डच हाईएस्ट नंबर में, और ब्रूसलेस में हमने देखा मेजॉरिटी ग्रुप क्या है, 80% फ्रेंच है, तो फ्रेंच होगी हाईएस्ट ग्रुप या मेजॉरिटी ग्रुप। माइनॉरिटी क्या होती है, जिनकी परसेंटेज कम होती है, जैसे कि यहाँ पे फ्रेंच हो गए, यहाँ पे डच हो गए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी में जर्मन हो गए। तो आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई मेजॉरिटी माइनॉरिटी में। अब यहाँ पे आपको सिचुएशन भी समझ आ गई कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि लोग यहाँ पे ज़्यादा थे, और यहाँ पे ये जो लोग ज़्यादा थे वो अपना कंट्रोल कहीं ना कहीं दूसरे ग्रुप के ऊपर सेट करना चाहते। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे कम थे वो यहाँ पे ज़्यादा थे। अब यहाँ पे हम फ्रेंच पीपल की बात करें तो ये जो फ्रेंच पीपल थे ये काफ़ी रिच थे, इनकी भले ही पॉपुलेशन बेल्जियम में कम थी लेकिन ये काफ़ी रिच होते थे और काफ़ी अच्छे पोस्ट में सेटल होते थे। मीन्स ये भले ही हम देख रहे हैं यहाँ पे बेल्जियम में 40% पॉपुलेशन ही फ्रेंच थी, लेकिन इनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी थी सोसाइटी। लेकिन बेल्जियम में हुआ क्या था, जब आप इस चैप्टर को खुद रीड करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ बेल्जियम में हुआ क्या था कि बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग वाले लोग थे जो कि हाईएस्ट परसेंटेज में थे, इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ या ज़्यादा से ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन इनके फेवर में लिया जाता था, इनके तरफ से लिया जाता था। तो उस वजह से यहाँ पे जो फ्रेंच पीपल थे उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। इसके साथ आप दूसरी सिचुएशन श्रीलंका की पढ़ेंगे। श्रीलंका की सिचुएशन भी मैं आपको लिख दे रही हूँ। श्रीलंका में मेनली मैं पहले ही आपको बता दूँ, श्रीलंका में दो तरीके की ग्रुप्स थे। दो ग्रुप्स कौन से थे, एक था सिन्हाला कम्युनिटी और दूसरे थे तमिल्स। तो सिन्हाला कम्युनिटी यहाँ पे मेजॉरिटी में था और तमिल्स माइनॉरिटी हैं। तो हम यहाँ परसेंटेज भी देख लेते। सिन्हाला कम्युनिटी 74% की थी और तमिल्स जो थे वो कितने परसेंट के थे, 18%। अब ये जो तमिल्स थे वो फर्दर डिवाइड थे। फर्दर डिवाइड किस में थे, वो दो कम्युनिटी तमिल्स में ही आती थी। एक थी श्रीलंकन तमिल्स, एक कौन सी थी, श्रीलंकन तमिल्स, और दूसरी कम्युनिटी कौन सी थी, इंडियन तमिल्स। तो इंडियन तमिल्स, ये दो कैटेगरी में ये तमिल्स भी आते थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि हमने बेल्जियम में पढ़ा, बेल्जियम में यहाँ पे हमने पढ़ा ये मेजॉरिटी रिलीजन, ये माइनॉरिटी। ब्रूसलेस में हमने पढ़ा ये मेजॉरिटी, ये माइनॉरिटी। अब श्रीलंका में हम पढ़ते हैं, दो कम्युनिटीज़ थी, सिन्हाला एंड तमिल्स। दो कम्युनिटीज़ थी, सिन्हाला जो थे वो 74% थे, जो तमिल्स थे वो 18% पॉपुलेशन थी। अब तमिल जो है वो फर्दर क्लासीफाइड थे, किस में क्लासीफाइड थी, श्रीलंकन तमिल्स में और इंडियन तमिल्स में। तो इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है सिन्हाला क्या था, सिन्हाला एक लैंग्वेज था, उसे बोलने वाले जो लोग थे वो 74% थे। और जो तमिल्स थे, तमिल जैसे कि हमें पता है श्रीलंका जो है वो इंडिया के साउथ पार्ट के बहुत पास है। तो इंडिया की साउथ पार्ट में जैसे तमिल भाषा, तो वहीं से कहीं ना कहीं वहाँ श्रीलंका में भी ये भाषा पहुँची थी। तो वहाँ पे श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल कौन थे, जो श्रीलंका के ही थे, मतलब श्रीलंका में ही वो रहते थे, उनका बर्थ डेथ सब कुछ वहीं था, तो वो श्रीलंकन तमिल जो वहीं के वासी थे। इंडियन तमिल कौन थे, वो लोग जिनके फोर फादर्स मीन ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स जब ब्रिटिश पीरियड था तब वो वहाँ से यहाँ काम करने आए थे श्रीलंका, तो उन्हें कहा जाता था इंडियन तमिल्स। मीन्स उनके फोर फादर जो थे वो इंडिया से बिलोंग करते थे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के समय क्या था, वो यहाँ पे आए थे, श्रीलंका पे गए थे काम करने के लिए, तो उन्हें क्या कहा जाता था, इंडियन तमिल्स। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है।
अब यहाँ पे वो आपको एक और चीज़ बताएंगे, वो ये कह रहे हैं कि सिन्हाला जो थे वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे। मोस्टली सिन्हाला स्पीकिंग वाले लोग बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे और तमिल्स मेनली हिंदू या मुस्लिम होते थे। और इन दोनों कम्युनिटी से लगभग 7% जो लोग थे वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे, क्रिश्चियनिटी को या क्रिश्चियन होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको एक और चीज़ बता रहे हैं कि सिन्हाला रिलीजन जो कि हाईएस्ट या मेजॉरिटी रिलीजन ग्रुप था वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। तमिल्स 18% जो ग्रुप था वो हिंदू या मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करता था। इन दोनों में 7% पॉपुलेशन क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करता था, क्रिश्चियन रिलीजन पे को मानता था। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर आपको ये फर्स्ट हेडिंग आपको यही बता रही है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है वो एक स्मॉल कंट्री है यूरोप की। स्मॉल इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा से छोटे स्टेट का है बेल्जियम। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो यहाँ तक आपको हरियाणा के एरिया के हिसाब से उन्होंने बताया, हरियाणा के पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने कंपेयर कर बताया। इसकी जो सेकंड लाइन थी मैंने आपको पहले कहा, आप मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इस कंट्री की जो एक एथनिक कंपोजिशन है लैंग्वेज वाइज हम देख रहे हैं बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region। 59 पॉपुलेशन में से कंट्री की फ्लेमिश रीजन में रहते थे और कौन सी भाषा बोलते थे, डच बोलते थे। 40% पॉपुलेशन वेलोनिया रीजन में रहते थे और क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। Another remaining 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन, और बाकी के बच्चे 1% जर्मन बोलते थे। इन द कैपिटल सिटी ब्रूसलेस, अब बेल्जियम की कैपिटल सिटी क्या थी, ब्रूसलेस थी। 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, 80% जो लोग थे वो क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। एंड वाइल 20% आर डच स्पीकिंग, 20% क्या बोलते थे, डच बोलते थे। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, वो बहुत ही, जैसे कि ये मैंने आपको कहा था बेल्जियम की जो माइनॉरिटी स्पीकिंग कम्युनिटी थी काफ़ी रिच थी और काफ़ी पावरफुल थी। This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। इन्हें डच स्पीकिंग कम्युनिटी को एजुकेशन इन सब की बेनिफिट्स दी जाती थी जो कि क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी ग्रुप में थे। This led to tensions between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s। 1915 से लेकर 1960s तक बीच में इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी टेंशन या काफ़ी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए थे। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रूसलेस। ब्रूसलेस में ये टेंशन और ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट थी। ब्रूसलेस प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो मैंने अभी आपको कहा ब्रूसलेस में सिचुएशन और डिफरेंस हो गई थी क्योंकि ब्रूसलेस में जस्ट सिचुएशन जो थी वो रिवर्स हो चुकी थी। तो फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री, श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सर्टेन कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इंडिया के मैप जब भी आप देखते हो इंडिया का फिजिकल या पॉलिटिकल मैप, श्रीलंका आपको इंडिया से कुछ ही दूरी पे दिखता है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। इसके यहाँ पे श्रीलंका पे जितनी पॉपुलेशन है वो हरियाणा की इक्वल है। Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speakers 74% and the Tamil speakers 18%. Among Tamils, there are two subgroups. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils 13%. यहाँ पे ये डेटा रह गया था, Sri Lankan Tamils यहाँ पे कितने हैं 13%. And the remaining are the rest whose forefathers came from India as plantation workers during the colonial period are called Indian Tamils। बाकी लोगों को हमने क्या कहा, Indian Tamils कहा। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhists while most of the Tamils are Hindus or Muslim। तो वो मैंने पहले ही आपको कहा, सिन्हाला बोलने वाले जनरली बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे या बुद्धिज्म फॉलो करते थे और तमिल्स वाले हिंदू या मुस्लिम होते थे।
There about 7% Christians who are both Tamils and Sinhala. और सिन्हाला और तमिल में से लगभग 7% लोग जो थे वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करते थे. Just imagine what could happen in situation like this in Belgium. The Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French. तो इस पैराग्राफ में आगे आपको यही बताएंगे, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ये मेजॉरिटी है, ये माइनॉरिटी है, यहाँ पे भी हमने देखा ये मेजॉरिटी है, ये माइनॉरिटी, ये मेजॉरिटी, ये माइनॉरिटी. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ऐसा क्या होगा. अब आप सोचो अगर ये मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो रूल करने लगा, ये वो कंट्रोल करने लगा माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर, तो फिर क्या होगा सिचुएशन. क्योंकि ऐसा हुआ था, इसलिए वो आपसे ये क्वेश्चन पूछा. आगे हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हो सकता था. ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम पहले श्रीलंका की बात कर लें. तो यहाँ पे एक टर्म वो आपको बता रहे हैं, तो ये टर्म है मेजॉरिटेरिज्म. तो ये टर्म वो आपको एक लिख कर दे रहे हैं यहाँ पे, मेजॉरिटेरिज्म. तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप इतना देख सकते हैं मेजॉर, इस वर्ड से आप क्या समझ रहे हो, मेजॉरिटी. इस वर्ड को हम चेंज कर सकते हैं इसमें. तो इसमें सिंपली ये याद करने का मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ऐसा नहीं है. मेनली हम इस वर्ड को ही पढ़ते हैं. तो इसका मतलब ये रहता है कि जैसे वो पॉलिसी जिससे जो मेजॉरिटी ग्रुप है, ये जो कि मेजॉरिटी पोर्शन है कंट्री के, उसको फ़ायदा देना. तो सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हो, मेजॉरिटी मतलब जो मेजॉरिटी में है उसको प्रॉफिट देना या उसको हाईएस्ट से हाईएस्ट पोस्ट ऑफर करना. दैट इज़ नोन एज मेजॉरिटेरिज्म. ये कहाँ पे था, ये श्रीलंका पे था. श्रीलंका में किसके साथ था, सिन्हाला के साथ था. क्योंकि हम देख रहे हैं सिन्हाला हाईएस्ट मेजॉरिटी में है, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है. तो इन्हें ये बेनिफिट्स दिए जाए थे किस पॉलिसी के हिसाब से, मेजॉरिटेरिज्म. अब यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जो श्रीलंका है वो इंडिपेंडेंट कब हुआ था. श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में. अब आप इस ईयर को कैसे याद रखोगे, कई बार ये आपके सैम्पल पेपर्स में आपने देखेंगे आप, ये क्वेश्चन रहेगा कि श्रीलंका जो है वो कब इंडिपेंडेंट हुआ था. ये क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर्स में बहुत बार आपको मिल जाता है. तो उस समय आपको आंसर 1948 लिखना है. आप याद कैसे रख सकते हो, आप ऐसे याद रखोगे कि इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, इसके एक साल बाद श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था. तो 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट था. तो यहाँ पे क्या हुआ था, श्रीलंका इंडिपेंडेंस हो गया, श्रीलंका में इंडिपेंडेंस आ गया था, लेकिन श्रीलंका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. लेकिन यहाँ पे क्या था, सिन्हाला जो कम्युनिटी थी वो अपने मेजॉरिटी की वजह से वो चाहती थी सारे डिसीजंस उसके हिसाब से लिए जाए कंट्री में. इसलिए उसने क्या किया, सिन्हाला कम्युनिटी जो थी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर फोर्स करने लगी कि जो भी डिसीजंस हैं या जो भी चीज़ें हैं वो सिन्हाला कम्युनिटी के हिसाब से लिए जाएं. अब क्या हुआ था, 1956 की बात थी. 1956 में एक एक्ट पास किया गया था, ये या हम कह लें एक लॉ पास किया गया था, जिस लॉ के हिसाब से जो सिन्हाला लैंग्वेज था इसे ऑफिशियल लैंग्वेज बता दिया गया था. ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, वो लैंग्वेज जो कि हर ऑफिशियल वर्क में यूज़ की जाए. जैसे कोई ऑफिस का वर्क है, स्कूल कॉलेज जो भी ऑफिशियली वर्क है, उन सब वर्क को कैरी आउट अगर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में किया जाता है तो हम उससे क्या कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं. तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो ये 1956 में इस एक्ट के हिसाब से सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कह दिया गया था. अब सिन्हाला को जब ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया था तो काफ़ी और बेनिफिट्स भी सिन्हाला स्पीकर्स को दिया गया था, जिसकी वजह से जो ये तमिल्स थे उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा था. क्योंकि उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं जो उनके राइट्स हैं, जो उनकी चीज़ें डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो उनसे छिन जा रही है. क्योंकि वो सारे राइट्स किसे दिए जा रहे थे, सिन्हाला कम्युनिटी को दिए जा रहे थे. तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा. तो इसको पूरा हम एक बार पढ़ लेते हैं. श्रीलंका इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री कब हुई थी 1948 पे. द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority. जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे या जो सिन्हाला कम्युनिटी के हम कह लें एक तरीके से लीडर्स थे या पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, वो चाहते थे कि सिन्हाला जो है वो ऑफिशियली इम्पॉर्टेंट रिलीजन हो जाए या इम्पॉर्टेंट ग्रुप हो जाए. और वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कर रहे थे क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन थी वो हाईएस्ट थी. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy.
इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसने ऐसे काफ़ी मेजर्स या ऐसे काफ़ी स्टेप्स उठाए, जैसे कि जो ये सिन्हाला लैंग्वेज है उसे इम्पॉर्टेंट या ऑफिशियली बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, सिन्हाला लोगों को, जो सिन्हाला कम्युनिटी है उसे काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन सोसाइटी में देने के लिए। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिससे सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज कह दिया गया। उसके बाद सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कहने के साथ ही ये हो गया इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तमिल्स के अब उस कंट्री में कोई वैल्यू नहीं है। The governments follow preferential policies that favor Sinhala applicants for university position and government jobs. तो मैंने अभी आपको कहा कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि अब उस कंट्री में जितने ऑफिशियल वर्क है वो उसी लैंग्वेज में कैरी आउट होंगे। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. अब एक और एक्ट पास हुआ जिसके हिसाब से अब श्रीलंका में ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिस्ट रिलीजन को माना जाएगा और बुद्धिस्ट रिलीजन को स्प्रेड किया जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा आप देख सक रहे हो कि सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करती है। अब जब सिन्हाला कम्युनिटी बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करती है और सिन्हाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में है और सिन्हाला कम्युनिटी को ही हाईएस्ट से हाईएस्ट पोजीशन दिया जा रहा है, तो वो अपनी ही रिलीजन को ऊपर रख रहे हैं और अपनी रिलीजन को स्प्रेड करना चाह रहे हैं। All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of the alienation. यहाँ पे जो वर्ड एलिनेशन का मतलब क्या रहता है कि एक पर्सन को ये फील होने लगना अपनी कंट्री में कि अब उसके लिए इस कंट्री में कोई भी राइट्स नहीं बचे हैं। Among the Sri Lankan Tamils, they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. तो ये फीलिंग, एलियनेशन की फीलिंग अब तमिल्स को होने लगी थी, खास करके श्रीलंकन तमिल्स को। उन्हें लगा अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो कि उनकी बात को सुने या उनकी जो राइट्स हैं उनको सुने। अब सारी कम्युनिटी जो है वो सिन्हाला कम्युनिटी पे ही फोकस करेंगी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो सिन्हाला के लिए ही वर्क करेंगी। जो भी उन्हें ज़रूरत है, उनके जो राइट्स हैं या उनके जो उनके बेनिफिट के लिए जो वर्क है उसे ही कैरी आउट करेंगी। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interests. तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जितनी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये सब सिन्हाला के लिए ही वर्क कर रही थी, सिन्हाला को ही सारे बेनिफिट्स दे रही थी और उनके बेनिफिट्स को कोई भी फोकस नहीं कर रहा था, उन्हें उनके बेनिफिट्स को कोई भी ध्यान नहीं रख रहा था। तो यहाँ पे आपने श्रीलंका का पूरे एक हम कह लें बेसिक पढ़ा कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, श्रीलंका में दो लैंग्वेज बेसिस में ग्रुप्स थे, बुद्धिस्ट जो सिन्हाला ग्रुप और उसके बाद हमने पढ़ा तमिल ग्रुप। सिन्हाला ग्रुप किसे मानते थे? बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते थे। तमिल्स ग्रुप हिंदू और मुस्लिम को मानते थे। तमिल्स में दो कैटेगरी थी, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल जो है 13% थे और बाकी के बचे हुए इंडियन तमिल थे। पहले हमने उससे पहले कंडीशन कहाँ पे पढ़ी थी? बेल्जियम में पढ़ी थी। बेल्जियम में क्या था, जो डच पीपल थे, डच जो बोलते थे वो कितने लोग थे? 59% थे। जो फ्रेंच बोलते थे वो कितने थे? 40% थे। बाकी लोग 1% जर्मन बोलते थे। डच वाले फ्लैमिश रीजन में रहते थे और फ्रेंच बोलने वाले वेलोनिया रीजन में रहते थे। फिर हमने ब्रूसलेस का पढ़ा, 80% लोग फ्रेंच बोलते थे, 20% लोग डच बोलते थे। तो ये सारी सिचुएशन से आपने एक चीज़ सीखी कि वहाँ पे मेजॉरिटिज्म का मतलब क्या होता है। जब किसी कंट्री में अगर सही से डेमोक्रेसी नहीं चल रही है तो वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है जो भी रिलीजन है या फिर कोई लैंग्वेज वाले हैं, कोई मेजॉरिटी ग्रुप में कोई पर्सनस की कम्युनिटी होती है तो वो अपने लॉ एंड ऑर्डर दूसरी कम्युनिटीज़ के ऊपर या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर पुट करने लगती है या फोर्स करके मनवाने लगती है। तो उसे मेजॉरिटिज्म कहते हैं। यहाँ पे आपने कुछ टर्म्स भी पढ़े, मेजॉरिटिज्म कहते हैं। यहाँ पे आपने एथनिक पढ़ा, एथनिक मतलब होते डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो यहाँ पे हर एक लैंग्वेज बेसिस में डिफरेंसेस जो हैं उनके ट्रेडिशन और कल्चर में भी डिफरेंस आ जा रहे हैं। उसके बाद आपने ये पढ़ा श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में और एक एक्ट पास किया गया था श्रीलंका में 1956 में जिसके हिसाब से सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कह दिया गया था। तो इतना आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। सिचुएशन क्या थी,
बेल्जियम में जो सिचुएशन थी, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा फ्लेमिश जो थे, फ्रेंच जो बोलते थे वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन वही बेल्जियम की कैपिटल में मेजॉरिटी में थे। और जो डच बोलते थे वो बेल्जियम में मेजॉरिटी में थे, लेकिन वो ही कैपिटल में क्या थे, माइनॉरिटी में थे। तो वहाँ पे मेजॉरिटिस्ट सही से नहीं लग पा रहा था, क्योंकि सिटी में अगर मेजॉरिटिस्ट कहीं ना कहीं लग रहा था तो वो कैपिटल में रिवर्स हो जा रहा था। और यहाँ पे अगर हम श्रीलंका की बात करें, यहाँ पे मेजॉरिटिस्ट बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो हाईएस्ट लेवल पे थी, मतलब हाईएस्ट मेजॉरिटी उसमें थी, और वो दूसरी कम्युनिटीज़ के ऊपर ईजिली अपना लॉ एंड ऑर्डर पोज करके उनसे मनवा रही थी। तो ये पूरा सिचुएशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप चैप्टर दोबारा पढ़ोगे, सारे पॉइंट्स, खासकर मैंने जो सेकेंड लाइन आपको मार्क करने को कही थी 1956 और 1948 के ईयर्स आप याद रखोगे। एक सिचुएशन आप याद रखोगे, क्या था क्या नहीं था। जरूरी नहीं आपको ये डेटा याद करनी, 74% 18% वाला डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए श्रीलंका में दो कम्युनिटीज़ कौन सी थी और कौन सी कम्युनिटी किस रिलीजन को फॉलो करती है। यहाँ पे जो जनरली इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो जितना मैंने पढ़ा है उसमें आपको जनरली यही क्वेश्चन आएगा, बेल्जियम में थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी, जो कि कल ही मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। बेल्जियम में थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी, और फिर ये भी हो सकता है कि डच और फ्रेंच कौन कौन से ग्रुप्स में बेल्जियम डिवाइड था, या मेजॉरिटिस्ट में क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं। आपको ये पूरा चैप्टर आई होप जितना मैंने आज पढ़ा है पूरा क्लियर हो गया होगा। आपको खुद पढ़ना है पूरा चैप्टर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। जो वर्ड आपको नहीं समझ है आपको फिर वीडियो देखना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी का जो चैप्टर है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आपको ये सारे चैप्टर पढ़कर इसके हिसाब से आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है, वीडियो पॉज करके उन सबको एक नोट्स की तरह लिखना है। टिल देन थैंक यू क्लास।